हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जियो स्टोरी टीवी पर। यहाँ आपको मिलेगा हिंदी नोवेल सीरीज जिसमें रोमांस, धोखा, बिलियनर और सीओ लाइफ स्टाइल, हॉरर, मिस्ट्री एंड एडवेंचर जैसी कहानियाँ शामिल हैं। अगर आपको हिंदी नोवेल पढ़ना या सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इस कहानी भरे सफर का हिस्सा बनिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर, कृपया इसे ध्यान से सुने। इस वीडियो में दिखाई गई सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक या असली व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध या लेना देना नहीं है। ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। हमारा उद्देश्य केवल आपको एक अच्छी कहानी सुनाना है। हम किसी भी प्रकार की गलत जानकारी, अंधविश्वास या भ्रामक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देते। दर्शकों से अनुरोध है कि इसे केवल एक कहानी के रूप में ही देखें। लड़की की अकड़ भरी शक्ल देखकर कबीर हल्के से मुस्कुराया। ठीक है। अगली सुबह निशा ने हल्के गुलाबी रंग का लंबा ड्रेस पहना, सफेद लोहिल सैंडल पहने और हल्का सा ताजा मेकअप किया। उसके प्राकृतिक घुंघराले लंबे बालों को सीधा करके कंधों पर बहने दिया गया था और गुलाबी दिल के आकार की हेयर क्लिप अब भी उसके बालों में लगी थी। संक्षेप में वो बिल्कुल एक गुणी पत्नी और प्यारी मां जैसी लग रही थी। सोफे पर अखबार पढ़ रहे कबीर ने उसे देखते ही थोड़ा रुका। तुम्हारे कपड़े। जब तक कोई खास अवसर न हो, निशा आमतौर पर सादे और आरामदायक कपड़े पहनती थी, इसलिए वो उसे इतना स्त्रैण पहने पहली बार देख रहा था। निशा उत्साह से उसके पास उछल कर आई। कैसा लग रहा है? क्या गृहिणी जैसी लग रही हूं? कबीर ने उसे देखा। उसकी आंखों में गहरा अर्थ था। बहुत मिलती जुलती है। गृहिणी, ये सच में 4 बहुत सुंदर शब्द है? अच्छा है, तो बाजार में मुझसे ठगी नहीं होगी। निशा ने संतोष से सिर हिलाया। मैं चलती हूं। कदम बढ़ाने ही वाली थी कि उसकी टांगे हिल नहीं रही थी। वो फिर से छोटू की गोद में आ गई थी। निशा ने अपने टांग के आभूषण को हंसी और हैरानी के साथ देखा। बच्चा, तुम भी इतनी जल्दी क्यों उठ गए? रेयांश ने नींद में आंखें मली, अपनी बाहें फैलाई और इशारा किया कि वो उसे गोद में लेना चाहता है। निशा के पास कोई चारा नहीं था। उसने उसे उठा लिया। मैं बस सब्जी लेने जा रही हूं, अभी वापस आ गई। छोटू अब भी उसकी गर्दन से चिपका था। क्या मैं साथ चल सकता हूं? कबीर ने बगल से पूछा। निशा ने पलकें झपकाई। ओह, तुम लोग भी चलोगे? रेयांश को घुमाने का अच्छा मौका है, कबीर ने कहा। पास के छोटू ने जोर से सिर हिलाया। निशा ने सिर खुजलाया। बेशक, चल सकते हो। बस किसान बाजार जैसी जगह थोड़ी गंदी और अस्त व्यस्त हो सकती है। मैं सुपरमार्केट नहीं, बल्कि थोड़ा दूर एक बड़ा बाजार जा रही हूं, जहां का सामान सबसे ताजा होता है। कोई बात नहीं, चलो। कबीर ने अखबार रखा और गाड़ी की चाबी उठा ली। तो निशा की अकेली यात्रा छोटू और बड़े छोटू के साथ 3 लोगों की यात्रा में बदल गई। भूमिगत पार्किंग गैराज, शानदार लग्जरी कारों की कतार देखकर निशा ने गले से आवाज निकाली, खासकर अपनी आइडल सफेद बच्ची को देखकर। निशा को सफेद बुगाटी सुपरकार को घूरते देखकर कबीर ने पूछा, ये चलाए? निशा चौंक कर होश में आई और जल्दी से सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, हम बस बाजार जा रहे हैं। सुपरकार ले जाने का क्या फायदा? क्या तुम्हारे पास कोई कम दिखने वाली गाड़ी है? उसने एक नजर देखा और सच में कोई नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? कबीर ने सिर हिलाया। हाँ, इतना कहकर उसने कोई स्विच दबाया और दूसरे डिब्बे से एक काली गाड़ी बाहर निकल आई। ये लगभग 5 लाख रुपए वाली फैमिली कार थी और बिल्कुल नई लग रही थी। निशा ने बार बार सिर हिलाया। ये बहुत बढ़िया है। हालांकि कबीर के साथ इतनी असंगत कार यहां क्यों है? कबीर ने उसका सवाल भांप लिया और समझाया, ये तुम्हारे आने पर तुम्हारे लिए तैयार की गई थी, लेकिन तुमने इसे कभी नहीं चलाया। तो ये वो कार थी जो कबीर ने उस समय उसके लिए तैयार की थी। कबीर का चेहरा थोड़ा उदास देखकर निशा को लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो और जल्दी से समझाया, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे लिए मेट्रो जाना ज्यादा सुविधाजनक है और ट्रैफिक जाम भी नहीं होता। इतना कहकर उसने जल्दी से विषय बदल दिया। चलो जल्दी चलो, वरना सब अच्छा सामान खत्म हो जाएगा। इससे मेरे प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। सड़क पर निशा ने गाड़ी की खिड़की खोल दी
सुबह की हवा ठंडी थी, उसके चेहरे पर लग रही थी और पिछले कुछ दिनों की उदासी भी दूर हो रही थी। कबीर ने रेडियो चालू किया और मधुर संगीत तुरंत गाड़ी में भर गया। एक प्यार का गुब्बारा बटा, हवा के झोंके से सड़क के उस पार उड़ गया बटा। एक मुस्कान आसमान में उड़ती है। तुमने कहा तुम थोड़ी मुश्किल हो बटा, चाहती थी मैं हार मान लूं। तोहफे सबसे महंगे न हो बटा, बस चैम्सल्स की गिरी हुई पत्तियां काफी है। ओ बटा, एक रोमांटिक डेट बनाना बटा, सब कुछ गड़बड़ करने से डरना नहीं। होने का मतलब है पूरी दुनिया होना। मेरे प्यारे, उस दिन से तुमसे प्यार करना बहुत आसान हो गया है। प्यारे बटा, जिद्दी मत बनो बटा, तुम्हारी आंखें कह रही हैं मैं राजी हूं। इस गाने की धुन बहुत मीठी थी, गर्मी की तरह उज्जवल और खुशनुमा, लेकिन निशा को लग रहा था कि कुछ अटपटा है। बस सब्जी लेने जा रहे हैं, डेट जैसा क्यों लग रहा है? और ये गाने के बोल, किसी वजह से उसे बेवजह गिल्ट हो रहा था। आधे घंटे बाद इस अजीब माहौल में हम आखिर बाजार पहुंचे। क्या तुम्हें मास्क चाहिए? कबीर ने थोड़ी चिंता से पूछा। किसी परेशानी से बचने के लिए इस बार उसने अपने बॉडीगार्ड नहीं रखे थे। जरूरत नहीं, यहां के मेहनती लोगों के पास गपशप करने का समय नहीं होता, और मैं आज इतनी गृहिणी जैसी लग रही हूं, कोई पहचान नहीं पाएगा। मेरी तुलना में मुझे लगता है तुम्हें और रेयांश को मास्क की ज्यादा जरूरत है। निशा ने मजाक किया। हालांकि अभी सुबह थी, बाजार में काफी भीड़ थी, लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। निशा को डर था कि रेयांश को परेशानी होगी, इसलिए वो झुकी और उसे उठा लिया। ये रेयांश का पहली बार ऐसी जगह आना था। वो ध्यान से चारों तरफ देख रहा था। उसका छोटा सिर बाएं कंधे से दाएं कंधे पर जा रहा था। हालांकि छोटू का वजन हाल ही में थोड़ा बढ़ गया था और उसे उठाए रखना निशा के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। पास खड़े कबीर ने तुरंत उसकी बाहों से बच्चे को ले लिया। मैं उठा लेता हूं। छोटू अब कबीर के हाथों में था, लेकिन उसके हाथ अब भी निशा की गर्दन को कसकर पकड़े हुए थे। कबीर का चेहरा गंभीर था। क्या तुम जानते हो कि तुम कितने भारी हो? यह सुनते ही छोटू का चेहरा तुरंत बिगड़ गया, बिल्कुल उस लड़की की तरह जिसे कहा गया हो कि वो मोटी है। हालांकि निशा को यह बहुत मजेदार लगा। उसने जल्दी से तसल्ली दी, अपने पिता की बात मत सुनो, तुम बिल्कुल भारी नहीं हो, तुम और भी मोटे हो सकते हो। बस पिताजी तुम्हें ज्यादा स्थिरता से पकड़ सकते हैं और वो लंबे हैं, इसलिए तुम्हें ऊपर से अच्छा दिखता है। रेयांश मुश्किल से शांत हुआ, लेकिन उसने नजारों में रुचि खो दी। वो पूरे रास्ते निशा पर नजर रखता रहा, जैसे डर हो कि वो भीड़ में धकेल दी जाएगी और गायब हो जाएगी। जब भी वो उससे थोड़ी दूर होती, वो उसे पाने के लिए हाथ बढ़ाता। वाह, वो मछलियां कितनी ताजा लग रही है। निशा कीचड़ में मछली की तरह एक दुकान की ओर सरक गई। कबीर ने लड़की पर नजर डाली, फिर अपना दूसरा हाथ खाली करके उसका हाथ पकड़ लिया। निशा एक पल के लिए सन्न रह गई और सहज रूप से अपने पकड़े हुए हाथ को देखा। उसकी हथेली जल रही थी। रेयांश को बहुत डर है कि तुम खो जाओगी, कबीर ने लाचारी से कहा। निशा ने रेयांश की तरफ देखा और देखा कि छोटू बेचैन लग रहा था। ओह मैडम, ये मछली चाहिए? पास की मछली विक्रेता ने पूछा। निशा ने जल्दी से कहा, हाँ, मैंने चारों तरफ देखा, आपकी मछली बहुत ताजा और स्वादिष्ट लग रही है। आंटी, मैडम, आपकी नजर बहुत अच्छी है, आप पूछ सकती है। सब जानते हैं कि पूरे बाजार में मेरी मछली सबसे अच्छी है, आंटी ने अकड़ कर कहा। निशा थोड़ी देर सुनती रही, फिर उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ थी। ये महिला उसे मैडम बुला रही थी। साफ है उन्होंने उन्हें परिवार समझ लिया है। कोई बात नहीं, समझाने में बहुत परेशानी है, इसलिए निशा ने कुछ नहीं कहा। आंटी, मुझे एक दे दो। ठीक है, आंटी ने तराजू ईमानदारी से इस्तेमाल किया और उसे काफी वजन दे दिया। सारी मछलियां बेचने के बाद महिला ने बगल में बच्चे को पकड़े आदमी को प्रशंसा से देखा। मैडम, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके पति और बेटा दोनों बहुत हैंडसम हैं। सब्जी मंडी जैसी जगह पर भी बच्चे को गोद में लिए कबीर अद्भुत व्यक्तित्व बिखेर रहा था।
ये सच में एक प्रतिभा थी। हाँ, सच में, लेकिन मैं भी तो हैंडसम हूं। निशा ने मजाक किया। हाँ हाँ, पूरा परिवार सुंदर है, खासकर आपका प्यारा बच्चा। कितना प्यारा है। उसने आप दोनों के सभी अच्छे गुण ले लिए हैं। ये लीजिए, एक छोटी सी। निशा ने सहज रूप से अपना चेहरा छुआ। क्या उसने उसके और कबीर के सभी अच्छे गुण ले लिए हैं? ऐसा लगता है ये पहली बार नहीं है, मैंने ये दावा सुना है। अगला, निशा और बच्चे को पकड़े कबीर पूरे बाजार के केंद्र बिंदु बन गए। वो जहां भी गए, जो भी खरीदा, दुकानदार उन्हें कुछ न कुछ मुफ्त दे देते थे। हरे प्याज, लहसुन, अंडे, मछली, झींगे वगैरह। निशा की टोकरी लगभग भरी हुई थी। निशा ने ऐसे देखा जैसे उसे अमीर बनने का कोई नया तरीका मिल गया हो, और उत्साह से बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि रेयांश को लाने से इतने फायदे होंगे। मैं अगली बार फिर रेयांश को लाऊंगी। रेयांश ने सिर हिलाया। कबीर, ठीक है। आखिरकार तीनों पूरे माल से लदे हुए घर लौटे। निशा पूरे रास्ते अच्छे मूड में थी, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया और उसने पुकारा, कबीर, क्या तुम मेरा अपार्टमेंट जानते हो? आगे वाले चौराहे पर बाएं मुड़ो। मैं जानता हूं। वापस जाना है। कबीर ने गाड़ी उसके अपार्टमेंट की इमारत तक पहुंचा दी। हालांकि वो पहले केवल एक बार गया था, लेकिन उसे रास्ता याद था। हां, मैं अपना गुप्त मसाला ले आती हूं, मेरा इंतजार करना। अच्छा। निशा दौड़ती हुई अपार्टमेंट की इमारत में गई और जल्दी से मसाले ले आई। जैसे ही वो लॉबी से गुजरी, रिसेप्शनिस्ट ने उसे बुलाया। अरे, एक मिनट रुको। क्या तुम निशा हो? तुम्हारे 2 पार्सल कई दिनों से यहां पड़े हैं। क्या तुम अब भी चाहती हो? इतना कहकर उसने उसे बहुत गपशप भरी नजरों से देखा। सोचा कि निशा काफी दिनों से यहां नहीं रह रही थी और शायद अब किसी शुगर डैडी के पास रह रही है। निशा ने उसकी जांच को नजरअंदाज करने का नाटक किया। बस एक बड़ा और एक छोटा 2 डिब्बे लिए और चली गई। दरवाजे की ओर चलते हुए उसने सड़क के उस पार गाड़ी में रेयांश को लालसा से खिड़की से बाहर देखते देखा। निशा की नजरें गर्म हो गई, लेकिन अगले ही पल 3 काले कपड़ों वाले आदमी, जिनके इरादे साफ बुरे थे, अचानक उसकी दृष्टि में आए और सीधे उसकी ओर दौड़े। सतर्कता की सहज प्रतिक्रिया के कारण निशा की आंखें तुरंत तीखी हो गई। उसने तुरंत अपना सामान नीचे रखा, अपनी स्कर्ट जोर से फाड़ी और फिर उनमें से एक को, जो आगे बढ़ रहा था, लात मार दी। पूरी तरह से अचानक हमले में वो आदमी लात खाकर उड़ गया। उसके बगल वाले 2 आदमी देर तक सन्न रहे, फिर होश में आए और भी भयंकर चेहरे के साथ उस पर हमला कर दिया। निशा का आज का पहनावा बहुत स्त्रैण था, जिससे उसकी हरकतें सीमित हो गई और उसके लिए उन दोनों को तुरंत काबू करना मुश्किल हो गया। जब वो दोनों आदमियों से लड़ रही थी, एक और व्यक्ति पीछे से आया, उसकी बाह पकड़ी और उसे रस्सी से बांधने की कोशिश की। निशा जवाबी हमला करने ही वाली थी कि उस आदमी का हाथ अचानक उसकी बाह से हट गया और उसने दिल दहलाने वाली चीख मारी। उसे लगभग उस आदमी के हाथ की हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी। निशा ने उस आदमी की बाह का पीछा किया और देखा कि कबीर, जो कभी की गाड़ी से उतर आया था, वहां खड़ा था। उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था और उससे एक भयानक हत्या की आभा निकल रही थी। उसका हाथ उस आदमी की कलाई पर मजबूती से जमा था। कबीर ने किसी तरह अपना हाथ घुमाया और फिर उस आदमी को बगल में घुमाकर फेंक दिया, जो फटे बोरे की तरह जमीन पर गिरा, हिलता नहीं। शायद कबीर का हमला बहुत बेरहम था। बाकी तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सहज रूप से पीछे हट गए। ठीक हो, जब वो निशा की तरफ मुड़ा तो उसकी आंखों में अब भी शत्रुता बची हुई थी। निशा ने खाली नजरों से सिर हिलाया। मैं ठीक हूं। उसने कबीर को कभी लड़ते नहीं देखा था और अक्सर वो उसे सौम्य और शरीफ समझती थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी कुशलता इतनी अद्भुत होगी। इतने में एक काली फेरारी धीरे धीरे आकर रुकी और उसमें से कोई उतरा। निशा के पिता ने जॉर्जियो अरमानी का हाउते कॉचर सूट पहन रखा था।
निशा के पिता ने निशा के बगल वाले आदमी को तिरस्कार से देखा, फिर अपार्टमेंट की इमारत के नीचे खड़ी गाड़ी को तिरस्कार से देखा। निशा, क्या ये वो आदमी है जिसके साथ तुम इन दिनों घूम रही हो? कुछ लाख रुपए की बेकार गाड़ी चलाता है। निशा ने सुनकर लगभग गुस्से में हंस दिया। तुम्हारे लिए आदमी को परखने का पैमाना यह है कि वो कितनी कीमती गाड़ी चलाता है, तो उसके हिसाब से उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रखी जा रही है, बल्कि ये पड़ता है कि उसे रखने वाला कितना ताकतवर और प्रभावशाली है। अगर वो किसी ऐसे आदमी से रखी जाती जो बेंटले चलाता है, तो क्या वो ज्यादा सम्मानजनक होगी? अगर गाड़ी नहीं देखोगे तो चेहरा देखोगे। मैंने सोचा तुमने कोई जीनियस ढूंढ लिया। असल में तुमने कोई आधा अधूरा सुंदर लड़का ढूंढ लिया। तुम उम्र के साथ और बदतर होती जा रही हो। निशा के पिता ने गाली दी। हालांकि ये आदमी सुंदर है, ऐसी गाड़ी चलाने से पता चलता है कि वो अधिक से अधिक कोई छोटा व्यवसायी है जो एक घटिया कंपनी चलाता है। निशा, उन्होंने कबीर को खिलाड़ी कहा। निशा को डांटने के बाद निशा के पिता ने अहंकार से कबीर की तरफ देखा। तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो वो कौन है? तुम मेरी बेटी से खिलवाड़ करने की हिम्मत करते हो। मानो मैं तुम्हें मुंबई में नहीं रहने दूंगा। निशा, कबीर बाहरी लोगों के सामने आमतौर पर बहुत कम बोलता है, और अब वो निशा के पिता को तिरस्कार से देख रहा था। उसे एक नजर भी नहीं दे रहा था। निशा के पिता दूसरे का अपमान करना जारी रखना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से उनके दिल में बिना वजह एक ठंडक दौड़ गई और वो अचानक चुप हो गए। कोई छोटा व्यवसायी इतना प्रभावशाली कैसे हो सकता है? हम्फ, उसकी बेकार बेटी निश्चित रूप से उसके दिखावे में आ गई होगी। निशा, मैंने कल रात जो कहा था वो अब भी मान्य है। अभी देर नहीं हुई, तुम मेरे साथ वापस चलो, निशा के पिता ने आदेशात्मक स्वर में कहा। निशा ने मुस्कुराते हुए प्यार से अपने पास के कबीर की बाह पकड़ ली। माफ करना, मैं अपने खिलाड़ी को चुनती हूं। तुम अपनी जगह वापस जाओ। निशा, तुम्हें पछताना पड़ेगा। निशा के पिता ने दोनों को हाथ में हाथ डाले जाते देखकर गुस्से से चिल्लाया। फिर उदास चेहरे के साथ उसने अपने बॉडीगार्ड को निर्देश दिया, उनका पीछा करो। आज उसे बहुत सी चीजों ने हैरान किया। एक थी निशा की कुशलता। उसकी याद में उसकी बेटी इतनी कमजोर थी कि मुर्गी भी नहीं मार सकती थी। इसके अलावा उस आदमी की पहचान। उसे लगा कुछ अटपटा है। गाड़ी में वापस निशा ने तुरंत सिर खुजलाते हुए कबीर से माफी मांगी। मुझे बहुत माफ करना, मैंने तुम्हें बिना वजह गालियां दिलवाई। कोई बात नहीं। हालांकि उसे गालियां मिली, कबीर बिल्कुल नाराज नहीं था। वजह निश्चित रूप से निशा का आखिरी गले लगना था। खिलाड़ी शब्द भी उसने मेरा जोड़कर एक प्यारा उपनाम बना दिया था। बच्चा डर गया। निशा ने फिक्र से छोटू को देखा। रेयांश ने सिर हिलाया, उसकी बाह पकड़कर। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि गुस्सा था। वो सिर्फ 5 साल का क्यों है, मैं जल्दी बड़ा होना चाहता हूं। इस तरह हम दूर से देखने के बजाय उसकी रक्षा कर सकेंगे। कबीर ने एक नजर में अपने बेटे के विचार पढ़ लिए। ये तुम्हारे पिता का काम है, अब लालच मत करो। इस पते को बहुत कम लोग जानते हैं। ये पार्सल किसने भेजा? निशा ने बड़बड़ाते हुए पार्सल उठाया, भेजने वाले का नाम देखने के लिए, लेकिन उस पर लिखावट इतनी घिस गई थी कि पढ़ी नहीं जा सकती थी। कबीर उससे पूछ ही रहा था कि क्या उसे चाकू चाहिए। निशा ने पहले ही चतुराई से पार्सल को अपने हाथों से फाड़ दिया। ये शायद हर लड़की के लिए एक आवश्यक कौशल है। बाहरी कुरियर बॉक्स खोलने के बाद एक खूबसूरती से पैक किया हुआ चौकोर गिफ्ट बॉक्स मिला, जिसमें परफ्यूम की एक बोतल थी और एक साधारण नोट था, जन्मदिन मुबारक। कबीर ने रियर व्यू मिरर में निशा का खुश चेहरा देखा। दोस्त, निशा ने ध्यान से परफ्यूम वापस रखा, फिर कहा, यह मेरी चचेरी बहन है। मैंने तुमसे पहले बताया था न कि मेरे दूसरे चाचा का एक बेटा और 3 बेटियां हैं। वो बेटा उनका अपना नहीं है और दूसरी 2 बेटियां दूसरी औरतों से पैदा हुई है। मेरी दूसरी चाची ने सिर्फ एक बच्चे को जन्म दिया। वो है मेरी चचेरी बहन निशा तियानक्सिन। कबीर का चेहरा थोड़ा नरम हुआ। तो चचेरी बहन थी? हाँ,
चचेरी बहन बहुत अच्छी होती है। निशा की नजरें यादों में खो गई। जब मैं मेहता परिवार में थी, दीदी अकेली थी जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती थी। हालांकि वो बाहर से ठंडी लगती थी, लेकिन अंदर से बहुत गर्म थी। अफसोस, मैं पहले उसके करीब नहीं गई क्योंकि वो बहुत दूर लगती थी। उसने मुझे कई बार नंदिनी से सावधान रहने को कहा, लेकिन मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वैसे दीदी का व्यक्तित्व तुमसे काफी मिलता है। तुम दोनों बाहर से ठंडे लगते हो, लेकिन अंदर से बहुत दयालु हो। कबीर, मेरी तारीफ हुई, लेकिन मुझे नहीं पता कि खुश होना चाहिए या नहीं। क्या इसे दोस्ती वाला दर्जा कहते हैं? बात खत्म करने के बाद निशा ने दूसरा पार्सल खोलना जारी रखा। इस पार्सल पर न सिर्फ लिखावट धुंधली थी, बल्कि भेजने वाले का नाम पूरी तरह गायब था। है अनाम पार्सल। इन दिनों मुझसे बहुत नफरत हो रही है। क्या मुझे इस तरह के अनाम पार्सल खोलने से सावधान नहीं रहना चाहिए? निशा ने पार्सल हिलाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई और वो बता नहीं सकी कि क्या हो रहा था। मैं खोल देता हूं। कबीर ने ड्राइवर की सीट से हाथ बढ़ाया। है? निशा कहने ही वाली थी, तुम गाड़ी चला रहे हो, कैसे खोलोगे? तभी उसने देखा कि कबीर के हाथ स्टीयरिंग व्हील से हट चुके थे, लेकिन गाड़ी अब भी सहजता से चल रही थी और आगे वाले चौराहे पर अपने आप मुड़ भी गई। निशा सन्न रह गई। ये गाड़ी क्या कर रही है? कबीर ने शांति से जवाब दिया, सिस्टम में थोड़ा बदलाव किया है। निशा, हालांकि सेल्फ ड्राइविंग कारें अब कोई नई बात नहीं है, तुमने खुद इसमें बदलाव किया है। तभी उसे एहसास हुआ कि ये गाड़ी, जो कुछ लाख रुपए की लगती थी और एक मध्यम ब्रांड की थी, उसके अंदर और संरचना काफी अलग थी। क्या यह हो सकता है कि कबीर ने सिर्फ बाहरी ढांचा लिया और अंदर का सब कुछ बदल दिया? क्या मेरे नीचे की सीट असली चमड़े की है? धातु के आर्मरेस्ट इतने चमकदार हैं। क्या वो किसी हाईटेक सामग्री से बने हैं? और सामने लटका जेड का लॉकेट इतना पारदर्शी है। क्या वो टॉप ग्रेड आईसी जेड है डॉट? मैं आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर सकती। निशा आखिरकार अपनी सन्नता से बाहर आई, फिर सामने कबीर को घबराकर याद दिलाया, कबीर, सावधान। कहीं पार्सल में सच में। बात खत्म न होने पाई, धमाके की तेज आवाज आई। चारों तरफ मशरूम के बादल फट गए। अनगिनत चमकदार सितारे और सेक्विन बिखेरते हुए तुरंत कबीर का सिर, कपड़े और चेहरा ढक लिया। गौर से देखने पर पता चला कि बिखरे हुए मलबे में काफी चमकदार वस्तुएं बिखरी हुई थी, जो हीरे लग रही थी। भेजने का ये परिचित तरीका बताता है कि कौन है, बिना पूछे। इस बार तो और भी अजीब है। दूसरे लोग पैसे उछालते हैं, ये हीरे उछालता है। हालांकि कैरेट ज्यादा नहीं है, लेकिन ये सब मिलाकर इतने से एक एक अंगूठी बनाई जा सकती है। शायद कुछ 100 या 1000 युवक प्रपोज कर सकते हैं। न सिर्फ कबीर, बल्कि पीछे की सीट पर बैठी निशा और रेयांश भी प्रभावित हुए। उनके कपड़े चमक रहे थे। निशा, कबीर, रेयांश। निशा ने अपना चेहरा पोंछा, फिर रेयांश का चेहरा पोंछा और जल्दी से आगे झुककर कबीर के शरीर पर चिपकी गंदगी साफ करने में मदद की। मुझे बहुत माफ करना, मुझे बहुत माफ करना। तुम ठीक हो? तुम्हारी आंखों में कुछ गया? कबीर ने अपने बालों को साइड में किया। राइनस्टोन की एक परत और कागज का एक छोटा टुकड़ा हिलाकर गिरा दिया। उसने उसे उठाया और पढ़ा, जन्मदिन मुबारक प्यारी। क्या तुम संतुष्ट हो? वायस, तुम। कबीर ने उसे थोड़ी जटिल नजरों से देखा। तुम्हें यह तरीका पसंद है? उसने खुद पर विचार करना शुरू किया। सोचा कि क्या दूसरों की सीधी अभिव्यक्ति की तुलना में उसकी अभिव्यक्ति का तरीका बहुत सूक्ष्म था। निशा निरुत्तर हो गई। क्या मैं ऐसी लगती हूं जिसे यह पसंद है? एक फूल सरप्राइज हो सकता है, लेकिन फूलों की बौछार तो बिल्कुल डरावनी है। कबीर, भले ही तुम अमीर हो, तुम भविष्य में लड़कियों को इस तरह बिल्कुल नहीं पटा सकते। अगर तुम किसी को पटाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूं। मैं गारंटी देती हूं तुम सीख जाओगे। ये सुनते ही कबीर के होंठ हल्के से मुस्कुराहट में खिंच गए और वो स्वाभाविक रूप से इसके लिए बहुत खुश थे। ठीक है। उसी समय उसने अपने रियर व्यू मिरर में देखा
कि एक गाड़ी पूरे रास्ते उनका पीछा कर रही थी। लगता है निशा के पिता की गाड़ी है। ये देखकर कि कबीर का चेहरा बदल गया, निशा ने उसकी नजर का पीछा किया और गाड़ी देखी। साला, ये लड़का अब भी नहीं माना। क्या उन्हें छोड़ना है? कबीर ने पूछा। निशा ने कुछ पल सोचा, फिर सिर हिलाया। रहने दो, उसे नजरअंदाज करो। वो वैसे भी अंदर नहीं आ सकते। रेयांश अब भी गाड़ी में है। तेज गाड़ी चलाना खतरनाक है। 10 मिनट बाद मल्होत्रा विला में कबीर की काली सेडान, जो आते जाते लग्जरी कारों के बीच बिल्कुल अलग थी, धीरे धीरे गेट की ओर बढ़ी। जब गाड़ी अभी कुछ मीटर दूर थी, गार्ड ने आदर से सलाम किया, फिर उत्सुकता से गेट खोल दिया और उसके दृष्टि से ओझल होने तक देखता रहा। पीछे से पीछा कर रहे निशा के पिता को तुरंत रोक दिया गया। नमस्ते, कृपया अपना पास दिखाएं। गार्ड का चेहरा व्यावसायिक था। निशा के पिता ने बेचैनी से काली गाड़ी को कोने में गायब होते देखा और बेसब्री से पूछा, कौन सा पास? अगर आपके पास पास नहीं है तो अंदर के निवासी मुझे फोन करके बता सकते हैं, गार्ड ने कहा। निशा के पिता ने भौहें सिकोड़ी। तो वो गाड़ी इतनी आसानी से अंदर क्यों गई? वो हमारे निवासियों में से एक है, गार्ड ने जवाब दिया। क्या? निशा के पिता का चेहरा तुरंत बदल गया। कहीं कोई गलती है? ये प्लैटिनम प्लेटेड इंपीरियल पैलेस है, मुंबई के टॉप अरबतियों का अड्डा। ये अमूल्य और अनुपलब्ध है। वो खिलाड़ी जो कुछ लाख की बेकार गाड़ी चलाता है, वो यहां निवासी कैसे हो सकता है? क्या ये हो सकता है? क्या वो किसी का बटलर या विशेष सहायक है, या किसी का नाजायज बेटा है? कई उलझनों के बाद तीनों आखिरकार सुरक्षित घर पहुंच गए। सारे बैग रसोई में ले जाकर निशा ने सबसे पहले खाना बनाना शुरू नहीं किया, बल्कि नहाने चली गई। तीनों के शरीर पर चमक, सेक्विन और छोटे छोटे राइनस्टोन की एक परत चिपकी थी। चलते समय हजारों रुपए गिर सकते थे, जिससे निशा को चलते समय सावधानी बरतनी पड़ रही थी। ये सच में अव्यवस्था थी। नहाने के बाद निशा ने ऐसे कपड़े पहने जिनमें हरकत करना आसान था। काम पर लगने को तैयार। मदद चाहिए? कबीर और रेयांश भी नीचे आ गए। निशा ने छोटू को गले लगाया और धीरे से रगड़ा। वंदना को बुला लो, मेरी मदद करेगी। तुम दोनों टीवी देखो और खाने का इंतजार करो। अभी नहाया है, फिर से गंदा मत करना। वंदना यहां नहीं है, आज सबकी छुट्टी है, कबीर ने कहा। छुट्टी? निशा ने सोचा रेयांश के लिए भाग लेना अच्छा होगा, इसलिए उसने कहा, तो फिर यहां आओ। क्या तुम्हारे पास एप्रन है? मुझे लगता है मैं बाहर जाते समय खरीदना भूल गई। होने चाहिए। कबीर ने अभी अभी खरीदे गए सामान के ढेर से एक प्लास्टिक पैकेज निकाला। खोलने के बाद उसमें 3 एप्रन थे, सब एक ही स्टाइल और रंग के, 2 बड़े और एक छोटा। है? तुमने ये कब खरीदा? निशा ने हैरानी से पूछा। केकड़े बेचने वाली लड़की का उपहार था। ओह, ठीक है, सच में तरह तरह के उपहार देते हैं। निशा ने छोटा एप्रन उठाया और छोटू को बुलाया। रेयांश, आओ, मैं तुम्हें पहना दूं। छोटू ने बड़े सहयोग और उत्सुकता से अपनी छोटी बाहें खोल दी। निशा ने उसे पहनाया, पट्टे बांधे और प्रशंसा से कहा, एप्रन पहनकर भी मेरा बच्चा कितना प्यारा है। बात खत्म होते ही उसने सिर घुमाया और देखा कि कबीर अपने कैजुअल कपड़ों के ऊपर गुलाबी एप्रन पहने, अब भी चकाचौंध करने वाला सुंदर था। और एक अनपेक्षित विरोधाभास भी था। नहीं, नहीं, मैं फिर से फोटो लेने से खुद को रोक नहीं सकती। निशा अपना फोन लेने दौड़ी और स्नैपशॉट लेने लगी। कभी छोटू के हाथ में टमाटर या पसली देकर प्रॉप्स बना रही थी। एक प्यारा छोटा बच्चा और एक ठंडा बड़ा बच्चा, ये एक अजीब दृश्य होना चाहिए था, लेकिन दोनों साथ में बहुत दिल को छूने वाले थे। क्या तुम्हारी भी फोटो लूं? कबीर ने अचानक पूछा। ओह, शायद जरूरत नहीं, मैं रेयांश के साथ तुम्हारी फोटो लेता हूं, कबीर ने उसके एप्रन पहनाने में मदद करते हुए कहा। रेयांश इंतजार नहीं कर सका।
वो निशा पर झपटा। असल में निशा बहुत सारे निशान और यादें नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन वो रेयांश की उम्मीद भरी आंखों का विरोध नहीं कर सकी। कोई बात नहीं, इतना ज्यादा क्यों सोचना? आज के लिए जियो, कल के लिए मरो। निशा और रेयांश के साथ आने के बाद उनकी शैलियां और मिलने लगी। निशा ने रेयांश के साथ कई प्यारी और मजेदार मुद्राएं और हरकतें की। उदाहरण के लिए उसने छोटू को कमल का टुकड़ा पकड़कर शॉकवेव छोड़ने का इशारा कराया, जबकि निशा ने उड़ने का अभिनय किया। अंत में वो खेल में इतने मग्न हो गए कि खाना बनाने का महत्वपूर्ण काम लगभग भूल ही गए। वाह कबीर, तुम सच में बहुत होशियार हो। तुम फोटो भी इतनी अच्छी लेते हो। कंपोजिशन और लाइटिंग परफेक्ट है। निशा ने अपने फोन पर फोटो स्क्रॉल करते हुए प्रशंसा से कहा। मैं इसे अपना फोन वॉलपेपर बनाना चाहती हूं, लेकिन नहीं बना सकती। आखिर रेयांश की पहचान खास है और वो आमतौर पर रेयांश के बारे में कोई जानकारी नहीं देती। अगर उसका इतना प्यारा बेटा होता तो वो उसे हर दिन दिखाती, जब तक सब उसे ब्लॉक न कर देते। तीनों ने मिलकर जल्दी से एक दावत तैयार कर ली। नमक और काली मिर्च के पोर्क ट्रॉटर्स, सोया सॉस क्रैफिश, मसालेदार केकड़ा, भुना हुआ लैम्ब लेग, पैन फ्राइड व्हील रिब्स। ज्यादातर व्यंजन बड़े थे और ज्यादातर मांस थे। निशा ने अपना फिगर बनाए रखने के लिए सच में पूरा दम लगा दिया था। आखिर छोटू अब भी थोड़ा पतला था और कबीर को भी ज्यादा खाने की जरूरत थी, क्योंकि वो बहुत मेहनत करता था। स्वादिष्ट दिखने वाले व्यंजनों से भरी मेज देखकर कबीर काफी हैरान था। अब मैं तुम्हारी बात मानता हूं। क्या कहा था? शेफ बनना। निशा जोर से हंसी। तुम सोचते हो मैं बढ़ा चढ़ाकर कह रही थी? हालांकि मैं थोड़ी भूल गई हूं, लेकिन मैंने कई साल अभ्यास किया है। तुम मूल रूप से शेफ बनना चाहती थी? कबीर ने हैरानी से पूछा। निशा की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। मैं बताऊं तो हंसना मत, लेकिन मैं शेफ नहीं बनना चाहती थी। मैं किसी की पत्नी बनना चाहती थी। कबीर की आंखें हल्की सिकुड़ गई। उसकी नजर में हल्की ठंडक थी, जो लगभग अदृश्य थी। किसी की पत्नी बनना, ऐसा मार्मिक कथन, लेकिन वो नहीं है। मैं उस समय बहुत भोली और मूर्ख थी। सोचती थी कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होता है। मुझे क्या पता था? निशा अचानक रुक गई। सतर्कता से सूप के बर्तन को ध्यान से देख रहे रेयांश पर नजर डाली। फिर कबीर के करीब झुकी और आवाज धीमी करके बोली, मुझे क्या पता था? असली रास्ता नाभि से 3 इंच नीचे है। उसके लिए इतने साल खाना बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ। जब नंदिनी उसके साथ सो गई। कितना दयनीय है ना? वो दयनीय है, उसे पछताना होगा। कबीर के सांत्वना भरे स्वर में ऐसा लग रहा था जैसे वो सच कह रहा हो। निशा ने माना कि उसे सच में सांत्वना मिली और हंस पड़ी। ठीक है, आज हम इतना अच्छा दिन मना रहे हैं, चलो उन अप्रिय बातों की बात न करें। इस सूप के बनने के बाद हम कुछ सब्जियां भूनेंगे। ये सुनते ही कबीर ने खरीदारी की टोकरी पर नजर डाली और कहा, हमने कोई सब्जी नहीं खरीदी। तुमने नहीं खरीदी? निशा सन्न रह गई। फूलगोभी, मूली नहीं खरीदी। ओह, तो मैंने जो कुछ भी खरीदा सब मांस था। मैं ये कैसे खाऊंगी? बीमार हो जाऊंगी। उन्होंने मुझे कुछ बैंगन दिए थे, लेकिन पूरी प्लेट के लिए काफी नहीं है। अब 8 मांस के व्यंजन हैं और सिर्फ 2 सब्जी के व्यंजन, चीनी के साथ कमल के टुकड़े और ठंडे टमाटर के टुकड़े। कोई बात नहीं, मैं करण के घर जाकर तुम्हारे लिए ले आता हूं। है? करण के पास ऐसी चीज है? निशा ने हैरानी से कहा। हां, उसके आंगन के पीछे सब्जी का ग्रीन हाउस है। बहुत अच्छा, लेकिन मैं खुद जाऊंगी। तुम निश्चित रूप से नहीं चुन पाओगे। ठीक है, तो मैं सूप देख लूंगा। रेयांश को अपने साथ ले जाओ, वरना गेटकीपर तुम्हें नहीं पहचानेगा, कबीर ने निर्देश दिया। ठीक है, मैं अभी वापस आ गई। चेहरे की पहचान सुविधा के कारण निशा आसानी से करण के आंगन के पीछे सब्जी के ग्रीन हाउस में घुस गई। सच में
इस ग्रीन हाउस में सब्जियां बहुत अच्छी बढ़ रही हैं। वो सब इतनी ताजा और रसदार है और बाजार से कहीं ज्यादा ताजी है, क्योंकि अभी अभी तोड़ी गई है। करण की भूख काफी अच्छी है। वो अपने छोटे से बच्चे के साथ सब्जियां चुन रही थी, टोकरी लिए, जब अचानक ऊपर तेज अलार्म बज उठा। निशा ने ऊपर देखा। क्या हो रहा है? तुरंत बाद पीछे से जोरदार चीख आई। अरे, कौन चोर है मेरी सब्जियां चुरा रहा है? ओह, रेयांश। निशा, करण पजामा पहने, बिस्तर से अभी अभी उठे बिखरे बालों के साथ अविश्वास से बड़ी और छोटी दोनों परछाइयों को देख रहा था। निशा सब्जी की टोकरी लिए बेपसी से मुंह फेर रही थी। सब्जी के ग्रीनहाउस में भी अलार्म लगाने की जरूरत है। करण, क्या सच में जरूरत है? क्या तुमने जमीन में सोना गाड़ दिया है? करण ने दर्द से उसकी तरफ देखा। कमीनी, कैसे नहीं? जो मूली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, चीनी गोभी तुम पकड़ रही हो, सब नीचे रखो। मैंने ये सब्जियां खुद बोई, पानी दिया, खाद डाली, उनके लिए संगीत बजाया, हर दिन उन्हें कहानियां और चुटकुले सुनाए। ये सब मेरे प्यारे बच्चे हैं, सोने से 100 गुना ज्यादा कीमती। क्या तुम नहीं देखती कि ये घर वालों से कितनी सुंदर है? क्या ये साधारण सब्जियां हैं? क्या साधारण सब्जियां इतनी सुंदर होती हैं? निशा, उसने सोचा था वो खाने के लिए है। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि करण का लड़कियों का पीछा करने के अलावा सब्जी उगाने का भी ऐसा अजीब शौक है। अभी रख दो, वरना मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगा। निशा ने पलकें झपकाई। लेकिन मैंने तो चुन लिया। नहीं तो क्या मैं तुम्हें पैसे दे दूं? तुम मेरे प्यारे बच्चों का अपमान पैसे से करने की हिम्मत करती हो। निशा, मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। करण ने अपनी बाहें चढ़ाई और दौड़ने को हुआ। निशा हैरान थी। उसने रेयांश को पकड़ा और चिल्लाई, भागो। दोनों जोर जोर से हाफते हुए दौड़ रहे थे। निशा ने सड़क के उस पार गेट की ओर चिल्लाया, कबीर, मदद। क्या हुआ? जैसे ही कबीर घर से बाहर आया, निशा ने तुरंत रेयांश को खींचा और उसके पीछे छिप गई। करण ने आरोप लगाते हुए शिकायत की, भाई, क्या तुम ये रोकोगे? तुम्हारे दोनों बदमाशों ने मेरे बगीचे से सब्जियां चुराई। कबीर, मैंने भेजा था। करण, बेशक, हर बदमाश बच्चे के पीछे एक बदमाश माता पिता होते हैं। तुम लोग बहुत ज्यादा हो गए। मुझे परवाह नहीं। मेरे प्यारे बच्चे वापस दो। निशा ने कबीर के पीछे से सिर निकाला। लेकिन तुम्हारे प्यारे बच्चे सब मर चुके हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या मैं उन्हें दफनाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता? मुझे लगता है उन्हें खाना बेहतर है। तुम बेरहम औरत। भले ही मैं तुमसे न लड़ सकूं, मैं तुम्हें अपने साथ ले डूबूंगा। करण के दौड़ने से पहले एक सुंदर रोबोट अचानक प्रकट हुआ और उसका रास्ता रोक दिया। पीछे से रोबोट को नियंत्रित कर रहे रेयांश ने उसे ठंडी और सख्त नजरों से देखा, जैसे चेतावनी दे रहा हो कि निशा आंटी को धमकाओ मत। करण ने अपनी छाती पीटी और पैर पटके। ओह, ये बहुत ज्यादा है। रेयांश, मैं तुम्हारा अपना मामा हूं। तुम किसके पक्ष में हो? यह देखकर कि तीनों बदमाश बच्चे और रोबोट लड़ने वाले थे, कबीर ने लाचारी से अपनी नाक पकड़ी। हंगामा बंद करो। करण, आओ हमारे साथ खाना खाओ। मैं नहीं। करण की बात खत्म न होने पाई, उसने अचानक खाने की बहुत लुभावनी सुगंध सूंघी। भाई, क्या तुमने आज सब नौकरों को छुट्टी नहीं दी? ये खाना किसने बनाया? मैंने। निशा ने तुरंत हाथ उठाया। करण ने तिरस्कार से उसे देखा। तुम खाना बना सकती हो? क्या तुम्हारा खाना खाने लायक भी है? भोजन कक्ष में प्रवेश करके और किसी पेशेवर शेफ के योग्य व्यंजनों से भरी मेज देखकर करण सन्न रह गया। क्या तुमने सच में ये सब बनाया? निशा ने करण से चुराई हुई सब्जियां ली और जल्दी से 3 सब्जियां बनाकर परोस दी। अपनी आंखों से देखकर करण के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन क्योंकि वो अब भी सब्जी चोरी के झगड़े से उबर नहीं पाया था, उसने तिरस्कार से कहा, किस जमाने में जी रहे हो?
क्या तुम अब भी आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होता है जैसी बेवकूफी भरी बातों पर विश्वास करते हो? असली रास्ता नाभि से 3 इंच नीचे है, ठीक है? निशा हंस पड़ी। कुछ मायनों में उसके विचार और मूल्यकरण से हैरानीजनक रूप से मिलते थे। हालांकि वो खुद को बेवकूफ कह सकती है, लेकिन वो दूसरों को उसे बेवकूफ कहने नहीं देगी। ओ, सच? निशा ने अर्थपूर्ण भौहें चढ़ाई, फिर ग्लूटिनस राइस रिब का एक टुकड़ा उठाकर करण के मुंह में ठूस दिया। तुमने क्या ठूस दिया? जहडॉट। करण उसे उगलने ही वाला था, लेकिन उसका चेहरा एक सेकंड में बदल गया। साला, बहुत स्वादिष्ट है। ये क्या है? बाहर से कुरकुरा और मुलायम, मुंह में घुल जाता है। बहुत स्वादिष्ट। इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? क्या तुम अब भी सोचते हो कि पेट पर काबू करना बेकार है? निशा ने हाथ बांधे आराम से पूछा। करण ने जोर से सिर हिलाया। काम का है, काम का है। अगर मेरी पत्नी ऐसा खाना बना सके तो मैं हर दिन खाने के लिए घर आऊंगा। मुझे पहले अपने भाई के लिए दुख होता था, लेकिन अब लगता है निशा से शादी करना इतना बुरा नहीं है। क्या तुम अब भी अपने प्यारे बच्चों को दफनाने जा रहे हो? करण ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। नहीं, नहीं, नहीं। तुम्हारा बर्तन उनके लिए सबसे अच्छा घर है। अब से तुम मेरी जगह से जो चाहो सब्जी ले सकती हो। बस मुझे खाने के साथ ले लेना। ओह, ये क्रेफिश स्वादिष्ट है। ओह, ये व्हील स्टेक भी स्वादिष्ट है। तुमने इसमें कौन से मसाले डाले? मैंने तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन चखे हैं, लेकिन इतना खास स्वाद कभी नहीं चखा। मैं तुम्हें अपना गुप्त नुस्खा कैसे बता सकती हूं? अरे, अरे, बस करो। धीरे धीरे खाओ। हम तीनों इतनी देर से व्यस्त थे, अब तक एक निवाला भी नहीं खाया। ओह, माफ करना। कृपया बैठो। जल्दी खाना शुरू करो। नहीं, नहीं, रुको। मुझे फोटो लेनी है और व्हाट्सएप पर डालनी है। इतना स्वादिष्ट। निशा, मुझे नहीं पता था तुम में ये हुनर है। जैसे ही करण बोला, उसने कुछ फोटो खींची और उन्हें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल दिया। कैप्शन लिखा, आह, सब लोग, मैं तुम्हें बताता हूं, मेरी भाभी का खाना बिल्कुल स्वादिष्ट है। मुझे अपने भाई से बहुत जलन होती है। तुमने क्या डाला? निशा ने उत्सुकता से झांक कर देखा। करण ने तुरंत अपना फोन दूर रख दिया। दूसरों के राज में कैसे झांक सकते हो? क्या राज? तुमने अपने स्टेटस पर डाला। मैं खुद देख लूंगी। निशा ने अपना फोन निकाला और व्हाट्सएप खोला। उसने करण को पहले ही ऐड कर रखा था। नतीजा यह हुआ कि इस रिफ्रेश के बाद वो दिखाई नहीं दिया। साला, करण, तुमने क्या बुरी बातें लिखी थी और तुमने उसे मुझसे छुपा रखा है। मैं जो लिखूं, तुमसे क्या लेना देना? ये मेरी आजादी है, लेकिन तुम्हारी फोटो में जो व्यंजन है वो मैंने बनाए हैं। जब निशा और करण बहस कर रहे थे, कबीर ने बिना आवाज किए अपने फोन पर एक नजर डाली और फिर करण की पोस्ट देखी, जिसमें मेरी भाभी शब्द थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इसे निशा से छुपा रखा था। बस कुछ ही मिनटों में नीचे टिप्पणियों की एक लंबी सूची आ गई। मोहन सिंह, साला, मैंने सोचा तुम लोग पिछली बार मजाक कर रहे थे। तुम्हारी सच में गर्लफ्रेंड है? ये तो कमाल है। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि कबीर को गुणी पत्नी और प्यारी मां वाली टाइप पसंद है। आदित्य शर्मा, थोड़ा हैरानी हुई, वो सच में खाना बना सकती है? लोगों को देखने की मेरी पेशेवर नजर के अनुसार वो बिल्कुल गुणी पत्नी और प्यारी मां जैसी नहीं लगती। मल्होत्रा साहब, बुरा नहीं है। मल्होत्रा साहबा, अरे, ये लड़की सच में प्यारी है। आजकल खाना बनाने वाली लड़कियां बहुत कम हैं। क्या नीचे दाएं कोने में मेरे प्यारे पोते का हाथ है? काफी मोटा लगता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। दूसरी टिप्पणियों ने कबीर के अच्छे भाग्य की प्रशंसा की। पूछा कि वो उनसे कब मिलवाएगा और कब वो उनके घर खाना खाने आ सकते हैं। अरे हां, निशा, तुम्हारा मैनेजर तय हो गया है। करण ने जल्दी से विषय बदल दिया। निशा का ध्यान तुरंत भटक गया। सच? कौन है? मैं नहीं बताऊंगा।
मैं बताऊंगा अगर तुम मुझे एक भोजन का वादा करो। करण ने अकड़ कर कहा। निशा ने उसकी तरफ आंखें घुमाई, फिर अपने पास कबीर की तरफ मुड़ी। कबीर, वो कौन है? करण अपने भाई को बार बार अर्थपूर्ण नजरों से देख रहा था, लेकिन कबीर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और ठंडे स्वर में जवाब दिया, नंदिता सिंह। करण, कितना दिल दुखाने वाला है। तुम्हारी पत्नी ने मुझे सिर्फ एक पसली का टुकड़ा खिलाया था। क्या तुरंत बदला लेना जरूरी है? निशा ये सुनकर एक पल के लिए सन्न रह गई। नंदिता सिंह? वही नंदिता सिंह जिसने अकेले ही अज्ञात और साधारण काव्या शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म स्टार बना दिया? वो मेरी मैनेजर है? बॉस, क्या तुम मुझे खास सुविधा दे रहे हो? क्या नंदिता सिंह सिर्फ काव्या शर्मा के साथ काम करती है, नए कलाकारों के साथ नहीं? करण ने सोचा, बकवास। बेशक खास सुविधा है। अपने भाई के आदेश पर वो कल रात सी शहर गया था और पूरी रात उसे मनाने में बिताई, तब जाकर वो मानी थी। क्योंकि काव्या शर्मा रिटायर हो रही हैं। कबीर ने ऐसे भाव से कहा जैसे ये सब संयोग था, और वो पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था कि नंदिता सिंह छुट्टी की योजना बना रही थी और कोई नया कलाकार नहीं लेगी। निशा ने थोड़ा आश्चर्य दिखाया। क्या अफवाह सच है? क्या काव्या शर्मा सच में मनोरंजन उद्योग से रिटायर होने की योजना बना रही हैं? हां, अभी कुछ समय पहले ही अंतिम रूप दिया गया था। कबीर ने सिर हिलाया। निशा को अफसोस हुआ। बहुत अफसोस की बात है। वो अपने करियर के चरम पर थी और उसने शादी और बच्चे के लिए सब कुछ छोड़ दिया। बीच में ही हार मान ली। वो अभिनेत्री थी जिसमें सोंग लिन का रिकॉर्ड तोड़ने और 12 पुरस्कार जीतकर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ग्रैंड स्लैम हासिल करने की सबसे अधिक संभावना थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ग्रैंड स्लैम जीतना उसका अंतिम लक्ष्य है। निशा ने कहने के बाद कंधे उचकाए। हालांकि हर किसी की अपनी राह होती है और दूसरों के लिए निर्णय लेना उचित नहीं है, लेकिन क्या नंदिता सिंह ने मुझे लेने के लिए सहमति दे दी? मैंने सुना है उनका स्वभाव बहुत सख्त है। हां, मान लिया है, लेकिन तुम्हें उनकी परीक्षा पास करनी होगी, जो तुम्हारी स्थिति और तुम्हारे लिए प्रशिक्षण की दिशा तय करेगी। कबीर ने जवाब दिया। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कबीर से यह सुनकर कि आगे एक परीक्षा थी, निशा को थोड़ी राहत मिली। करण ने उनकी बातचीत को बगल से सुना और आश्चर्य से जीभ चटकाई। उसके भाई ने शायद अपनी सारी चालाकी निशा पर लगा दी है। हर बार जब वो उसकी मदद करता है, वो इतनी मेहनत करता है कि सब कुछ पूरी तरह से वैध और उचित लगे, ताकि उसे कोई दबाव या एहसान का बोझ महसूस न हो। वो कितना समर्पित है। निशा को अपने भाई पर बढ़ते भरोसे को देखकर उसे लगा कि जिस दिन वो खुलकर उसे भाभी कह सकेगा, वो दिन दूर नहीं। ये बहुत अच्छा है। अब से अक्सर ऐसा स्वादिष्ट खाना खा सकूंगा। हैं, रात। शायद आज बहुत ज्यादा खेला था। रेयांश बहुत जल्दी सो गया। निशा को उसे सुलाने में 5 मिनट से भी कम समय लगा। उसने आंखें बंद की और मीठी नींद सो गया। निशा ने धीरे से छोटू के माथे पर चुंबन लिया, फिर चुपके से दरवाजा बंद कर दिया। कबीर दरवाजे के पास रेलिंग से लगा खड़ा था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसने सिर उठाया और पूछा, रेयांश सो गया? हां, गहरी नींद में है। आज मेहनत करनी पड़ी, बिल्कुल थकान नहीं हुई। मुझे बहुत खुशी हुई। रेयांश ने पहली बार 2 कटोरी चावल खाए। कबीर का चेहरा बहुत संतुष्ट था। निशा मुस्कुराई। रेयांश का इतना साथ पाकर बहुत अच्छा लगा। मैं जब भी फुर्सत में मिलूंगी, रेयांश के लिए जरूर कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। ये सुनते ही कबीर की भौहें हल्की सिकुड़ गई। फिर उसने मना कर दिया, बेहतर होगा न करो। क्यों? निशा ने हैरानी से पूछा। कबीर ने उसे देखा। उसकी आंखों में उदासी थी। तुमने अब उसे बिगाड़ दिया है। तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या करूंगा? तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या करूंगा डॉट। यह साधारण सा वाक्य अपने सतही अर्थ से कहीं अधिक था। इसने उसके दिल पर हथौड़े की तरह वार किया। कल रात कबीर की बातों के बाद निशा ठीक से सो नहीं पाई। उस रात उसने बहुत सारे अजीब सपने देखे, जिसमें वो रात भी शामिल थी
जब राकेश गुप्ता ने उसे नशीली दवा दी थी। उसने सपना देखा कि वो बेकाबू होकर कबीर पर झपटी और दृश्य बहुत बेकाबू था। ओह, मैंने ऐसा सपना क्यों देखा? निशा ने जोर से अपने बाल रगड़े और नल खोलकर अपना चेहरा ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लिया। हिम्मत करो, आज नई कंपनी में रिपोर्ट करना है। जाते समय बड़े छोटू और छोटे छोटू ने उसका उत्साह बढ़ाया। कबीर, शुभकामनाएं। रेयांश ने अपना लेखन बोर्ड उठाया। लड़ो। छोटू के बगल वाले रोबोट ने पटाखे छोड़े और यांत्रिक आवाज में कहा, जाओ जाओ। शुक्रिया शुक्रिया। निशा ने छोटू को चूमा और बड़े बॉस को प्रणाम किया, लेकिन उसकी नजरें उसे देखते समय हमेशा कहीं और भटक रही थी। आखिर उसने कल रात अपने सपने में उसके साथ वो लगभग कर ही दिया था। आखिरकार हम मल्होत्रा प्रोडक्शंस पहुंचे। शानदार इमारत के नीचे खड़े होकर एक नई शुरुआत, नए अवसरों और नई चुनौतियों का सामना करते हुए निशा के दिल में जोश भर आया। जैसे ही वो मल्होत्रा प्रोडक्शंस की इमारत में चली, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, महंगा, अमानवीय और मानवता से रहित। ये भव्य और चमकदार सजावट साफ तौर पर उस बेवकूफ करण का काम है। निशा सीधे लिफ्ट से 17वीं मंजिल के अंत में स्थित कार्यालय में गई, जैसा करण ने उसे पता दिया था। अंदर आइए। अंदर से एक यंत्रवत महिला आवाज आई। दरवाजा खोलकर अंदर जाते ही निशा को लगा जैसे उसकी आंखें शुद्ध हो गई हों। बाहर की रोशनी से लगभग अंधा हो गया था, लेकिन ये कार्यालय काले, सफेद और भूरे रंगों में बहुत सादे ढंग से सजाया गया है। डेस्क पर एक महिला बैठी थी, जिसने शैंपेन रंग का बिजनेस सूट पहन रखा था। नमस्ते नंदिता दीदी, मैं निशा मेहता हूं, रिपोर्ट करने आई हूं। नमस्ते निशा, आज से मैं तुम्हारी मैनेजर नंदिता सिंह हूं। जैसा कि तुमने सुना होगा, मैं आमतौर पर नए कलाकारों को नहीं लेती, लेकिन काव्या रिटायर हो रही है और कंपनी को उनकी जगह भरने के लिए किसी की जरूरत है। नंदिता सिंह ने सीधे समझाया, जबकि उसकी नजर सर्चलाइट की तरह डराने वाली लेकिन अप्रिय नहीं थी। वो निशा की जांच कर रही थी। उसके सामने वाली लड़की सादे दिखने वाली काव्या शर्मा से बिल्कुल अलग प्रकार की थी। पहली नजर में वो सुंदर लगती थी, एक बहुत ही विशिष्ट सुंदरता, इतनी सुंदर कि लगभग अहंकारी थी। ऐसी सुंदरता निस्संदेह मनोरंजन उद्योग में मशहूर होने का एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन ये एक दोधारी तलवार भी है। सुंदर चेहरा करार दिए जाने और तरह तरह के गंदे सेक्स स्कैंडल से जोड़े जाने का खतरा होता है। निशा ने नंदिता सिन्हा के शब्द सुनकर कुछ आश्चर्य दिखाया। क्या वो काव्या शर्मा की जगह लेने वाली है? क्या ये आवश्यकता बहुत अधिक नहीं है? हालांकि जितनी अधिक कठिनाई, उतना ही वो उत्साहित होती थी। इसके अलावा यही तो उसका लक्ष्य था। हालांकि तुम कंपनी की चुनी हुई उत्तराधिकारी हो, मैं स्पष्ट कर दूं, 6 महीने की परिवीक्षा अवधि है। अगर तुम उस समय तक मेरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकी, तो तुम बाहर हो। तुम कंपनी में रह सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें और प्रशिक्षित नहीं करूंगी। समझ गई? नंदिता सिंह ने ठंडे स्वर में कहा। निशा ने तुरंत गंभीरता से सिर हिलाया। समझ गई। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई और एक गोलमटोल, दोस्ताना दिखने वाली छोटी लड़की अंदर आई। ये तुम्हारे लिए मैंने जो असिस्टेंट नियुक्त किया है। नमस्ते निशा दीदी, मैं हूं आम्रपाली, तुम मुझे पाली बुला सकती हो। छोटी लड़की ने शर्माते हुए अपना परिचय दिया। नमस्ते। निशा को गोलमटोल छोटी असिस्टेंट पर पहली नजर में अच्छा प्रभाव पड़ा। अपना असिस्टेंट परिचय कराने के बाद नंदिता सिंह ने उसे चाबियों का एक सेट दिया। ये कंपनी ने तुम्हारे लिए जो अपार्टमेंट व्यवस्थित किया है, उसकी चाबियां है। जितनी जल्दी हो सके वहां शिफ्ट हो जाओ। निशा ने चाबी पर उकेरे छोटे अक्षरों पर एक नजर डाली। जवाहर नगर। साला, उस जैसी नई कलाकार को जवाहर नगर में अपार्टमेंट दे रहे हैं। मुंबई की सबसे महंगी विला मल्होत्रा विला है, जबकि सबसे महंगा अपार्टमेंट जवाहर नगर है। दोनों मल्होत्रा ग्रुप द्वारा विकसित परियोजनाएं हैं।
उसे याद आया कि नंदिनी मेहता भी जवाहर नगर में रहती थी। समृद्धि में धन और शक्ति सच में बहुत आयत में है। निशा थोड़ी मुश्किल में लग रही थी। शुक्रिया नंदिता दीदी, लेकिन मैं अभी वहां शिफ्ट नहीं हो पाऊंगी। नंदिता सिंह ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? यह देखकर कि उसने गलत समझा कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है, निशा ने जल्दी से समझाया, नहीं, बॉयफ्रेंड की वजह से नहीं, मुझे कुछ काम निपटाने हैं और कुछ समय के लिए एक दोस्त के घर रुकना है। जैसे ही काम खत्म होगा मैं शिफ्ट हो जाऊंगी। मैं वादा करती हूं इससे मेरे काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और जहां मैं अब रह रही हूं वहां भी बहुत निचता है। नंदिता सिंह ने ज्यादा नहीं पूछा और गंभीरता से कहा, बस ध्यान रखना, मैं तुम्हारी निजी जिंदगी में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करूंगी, लेकिन कुछ सैद्धांतिक मामले हैं जिन्हें मैं अभी स्पष्ट कर देना चाहती हूं। पहला ये कि इस स्तर पर तुम किसी से डेट नहीं कर सकती। कारण मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना? काव्या शर्मा, जिसे उसने शुरू से खुद प्रशिक्षित किया था, अचानक एक आदमी के लिए रिटायर होने का फैसला कर गई, जो उसके लिए कुछ हद तक एक आघात था। युद्ध के बीच में अपने साथियों द्वारा छोड़ दिए जाने का एहसास उसे एक समय में हतोत्साहित भी कर देता था। नंदिता दीदी, आप निश्चिंत रह सकती हैं, अभी मैं सिर्फ अच्छा अभिनय करना चाहती हूं, निशा ने दृढ़ता से कहा। यह सुनकर नंदिता सिंह की नजर उदासीन रही। उसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। औरतें प्यार में अंधी हो जाती हैं और भले ही वो अब सो शपथ ले ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद नंदिता सिंह ने उसे कंपनी के कुछ नियमों और विनियमों के बारे में समझाया और फिर उसे एक दस्तावेज दिया। आज मेहता मीडिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसका मुख्य विषय तुम पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करना है। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार है और कल सुबह 9 बजे होगा। ये एजेंडा है, महत्वपूर्ण नोट्स हैं और रिपोर्टरों द्वारा पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की सूची है। कृपया वापस जाकर इन्हें ध्यान से पढ़ लेना। निशा ने दस्तावेज लिया। चिंता मत करो नंदिता दीदी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। हालांकि नंदिता सिन्हा का चेहरा हमेशा ठंडा और सख्त था, निशा को बिल्कुल असहजता महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत वो बहुत सुरक्षित महसूस कर रही थी। कंपनी का सहारा होना, सब कुछ संभालना, उसे सिर्फ अच्छा अभिनय करने पर ध्यान देना है, जो पहले से कहीं ज्यादा आसान है। लड़की की आंखों में सच्ची कृतज्ञता और लड़ने की भावना देखकर नंदिता सिन्हा का उसके प्रति प्रभाव अच्छा हुआ। ठीक है, वो एक मौका देने का फैसला करती है। हालांकि करण आमतौर पर थोड़ा अविश्वसनीय था। कम से कम लोगों को पहचानने की उसकी नजर तो अच्छी थी। उसने जिसे भी भर्ती किया वो मशहूर हुआ। ठीक है, जाओ, मैं बाद में तुम्हें विवरण समझा दूंगी। अगर कोई सवाल हो तो कभी भी फोन कर सकती हो। ठीक है, तो मैं चलती हूं नंदिता दीदी। आज निशा मल्होत्रा प्रोडक्शंस उस काली ऑडी में आई थी जो कबीर ने उसके लिए तैयार की थी। वो हाल ही में बहुत सुर्खियों में थी और अगर वो मेट्रो लेती रही तो पहचाने जाने पर परेशानी हो सकती थी। वापस आते समय निशा ने उत्साह से ऑटो पायलट फीचर ट्राई किया। गाड़ी ने नेविगेशन सिस्टम लोकेट करने के बाद अपने आप चलना शुरू कर दिया और वो ड्राइवर की सीट पर बैठी जो चाहे कर सकती थी। ये सच में मजेदार था। टेक्नोलॉजी सच में जीवन बदल देती है। मेहता मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक खत्म हो चुका होगा, इसलिए निशा ने अपना फोन उठाया, वेब खोला और ऑनलाइन प्रतिक्रियाएं देखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नेटिजन्स का गुस्सा अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया। मेहता मीडिया ने इस बार बहुत अच्छा किया। इस तरह के बदमाश को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। गलती करने के बाद भी इतना अहंकार, मैं हैरान हूं। संसार जैसी अच्छी स्क्रिप्ट बर्बाद हो गई। सब निशा की आलोचना क्यों कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कोई उसके सामने खड़ा हो। मुझे लगता है नंदिनी बहुत नरम दिल है, उसे मुकदमा करना चाहिए। निशा का वो शक्तिशाली समर्थक आखिर कौन है जो उसकी बुरी हरकतों में मदद कर रहा है?
हमें किसी विशेषज्ञ से पता लगवाना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर कोई निशा के पक्ष में बोलता तो सब उस व्यक्ति पर हमला कर देते, जिससे अब कोई अलग राय देने की हिम्मत नहीं करता था। नंदिनी शायद हताश हो गई थी। वो साफ तौर पर जल्दी से काम खत्म करना चाहती थी और उसे पूरी तरह कुचल देना चाहती थी। निशा ने अपने वेब अकाउंट को स्क्रॉल करते हुए देखा कि कुछ गड़बड़ थी। अचानक उसके वेब पर बड़ी संख्या में टैग आने लगे और कमेंट्स की संख्या बढ़ने लगी। फिर क्या हुआ? कई बार ब्लैकआउट होने के बाद निशा ने आखिरकार अपना फोन वापस चालू किया और पता लगाया कि क्या हुआ था। अभी अभी करण ने एक वेब पोस्ट डाली थी। मछली राजकुमार, हमारे मल्होत्रा प्रोडक्शंस परिवार में निशा का स्वागत है। @निशा मेहता। साला, निशा अपनी आंखें फाड़कर देखने से खुद को रोक नहीं सकी। उसे लगा वो कुछ और देख रही है। क्या करण बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल हो रहा है? ये वेब पोस्ट प्रकाशित होते ही पूरा वेब प्लेटफॉर्म धमाके से फट पड़ा। नेटिजन्स उस पर उमड़ पड़े। साला, मैंने अभी क्या देखा? वो कमीनी निशा मल्होत्रा प्रोडक्शंस में आ गई। मुझे यकीन नहीं होता, मुझे यकीन नहीं होता, मुझे यकीन नहीं होता। मेरे प्यारे छोटे भाग्यशाली राजकुमार का अकाउंट हैक हो गया होगा। जरूर, बिल्कुल। मल्होत्रा प्रोडक्शंस की इंडस्ट्री में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। वो निशा जैसी बेशर्म कमीनी पर कैसे हस्ताक्षर कर सकते हैं? अगर ये सच है तो मैं हमेशा के लिए मल्होत्रा प्रोडक्शंस का बहिष्कार करूंगा। मैं मल्होत्रा प्रोडक्शंस के कलाकारों द्वारा अभिनीत कोई भी नाटक कभी नहीं देखूंगा। मुझे पहले करण से अच्छा प्रभाव था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो पर्दे के पीछे बुरी हरकतों में मदद कर रहा था। बहुत निराशाजनक। उसके जैसे को क्यों साइन किया? सिर्फ सुंदर होने के कारण? साला, कहीं निशा ने मेरे भाग्यशाली राजकुमार आइडल के साथ तो नहीं सोई? कोई मुझे रोको, मैं उसे मार डालूंगी। निशा ने सांस ली। मुझे पता था ऐसा होगा। करण इतनी जल्दी क्यों है? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद घोषणा क्यों नहीं करता? क्या वो खुद मुसीबत नहीं मोल ले रहा? जनता का गुस्सा देखकर और ये कि मल्होत्रा प्रोडक्शंस के अन्य कलाकारों के वेब अकाउंट पर भी हमले हो रहे थे, निशा सोच रही थी कि क्या उसे कुछ करना चाहिए। तभी अगले ही पल उसने कुछ देखा और अचानक हैरानी से ठिठक गई। उसने क्या देखा डॉट? उसने वास्तव में देखा कि कबीर के मुख्य अकाउंट ने करण की वेब पोस्ट रीट्वीट कर दी थी। कबीर का मुख्य अकाउंट एक ज़ॉम्बी फॉलोअर की तरह है, जो कुछ भी नहीं डालता, सिर्फ औपचारिक चीजें डालता है, जैसे समूह की वर्षगांठ समारोह, नए विभाग की स्थापना, किसी बड़ी सहयोग परियोजना का पूरा होना या पेशेवर आर्थिक सिद्धांत जो सुनने में प्रभावशाली लगते हैं लेकिन समझने में मुश्किल होते हैं। हालांकि कबीर के बहुत सारे फैंस हैं। भले ही कोई देवता हर 6 महीने या उससे भी कम में एक बार अपने सोशल मीडिया को अपडेट करता हो, और वो भी विज्ञापन, फिर भी उसके बहुत सारे कट्टर फैंस उसका पीछा करते हैं। अब कबीर, जो आमतौर पर सिर्फ समूह की बड़ी घटनाओं पर ध्यान देता है, ने वास्तव में करण की वेब पोस्ट रीट्वीट कर दी और काफी शब्द जोड़े। मल्होत्रा प्रोडक्शंस परिवार में निशा का स्वागत है। ये अब सिर्फ एक साधारण धमाका नहीं था। वेब का ट्रैफिक तुरंत फट गया और सिस्टम लोड संभाल नहीं सका। कई मिनटों के लिए क्रैश भी हो गया, फिर ठीक हुआ। इसके अलावा ऑनलाइन जनता की राय चमत्कारिक रूप से एक पल में पलट गई। हे भगवान, मैंने अभी क्या देखा? मुझे शांत होने के लिए टॉयलेट जाकर 3 किलो गोबर खाना होगा। एक संभावना है कि अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन कबीर ने भी रीट्वीट किया है। ये नकली कैसे हो सकता है? मल्होत्रा प्रोडक्शंस ने वास्तव में निशा को साइन किया है और कबीर भी इसमें शामिल है। मैं इस दुनिया को नहीं समझता। चूंकि कबीर ने रीट्वीट किया, इसका मतलब उसे मल्होत्रा प्रोडक्शंस के फैसले के बारे में पता होगा, या यहां तक कि वो इससे सहमत भी होगा। करण शायद हवस में अंधा हो गया हो, लेकिन कबीर निश्चित रूप से नहीं। तो इसमें कुछ गड़बड़ है। हां, कुछ तो गड़बड़ है। मल्होत्रा प्रोडक्शंस कुछ बड़ा प्लान कर रहा होगा। चलो देखते हैं। मैं चुप हूं, पलटवार का इंतजार कर रहा हूं।
मैं अपने आइडल का पूरे दिल से समर्थन करता हूं। सच सामने आने का इंतजार। मेरे पति पर भरोसा है। संक्षेप में, कबीर के रीट्वीट करने के बाद पहले की एकतरफा जनता की राय तुरंत पलट गई और सभी नेटिजन्स तटस्थ हो गए और यहां तक कि धीरे धीरे अपनी तर्क शक्ति वापस पाने लगे। निशा ने पूरे रास्ते वेब स्क्रॉल किया और बदलावों की इस श्रृंखला ने उसे बस चकित कर दिया। जैसा उम्मीद थी, महाराक्षस की चालें सच में असाधारण होती है। मुख्य कारण यह है कि कबीर की छवि बहुत परफेक्ट है। मल्होत्रा ग्रुप संभालने के बाद से उसने कभी कोई गलत निर्णय नहीं लिया। 5 साल पहले आर्थिक संकट के दौरान जब कई कंपनियां दिवालिया हो गई, केवल मल्होत्रा ग्रुप मजबूती से खड़ा रहा और उल्टा बढ़ता गया। असल में उसके शब्द दैवीय आदेशों की तरह हैं और कोई भी उन पर विश्वास नहीं करता। इधर मल्होत्रा विला के नीचे लिविंग रूम में करण अपना फोन पकड़े सोफे पर ताने मार रहा था। साला, ये बदमाश क्या बकवास कर रहे हैं? उनका क्या मतलब है कि मैं हवस में अंधा होकर एक पल के लिए समझ खो बैठा, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं हो सकते। ये पूरी तरह अन्याय है। हवस में अंधा होने वाला साफ तौर पर तुम हो। तुम ये जून में बर्फ गिरने जैसा है। मैं निर्दोष हूं। मैं दूध की मक्खी से भी ज्यादा बेगुनाह हूं। अभी वो चिल्ला ही रहा था कि निशा वापस आ गई। करण, मैं तुम्हारी चीखें दूर से सुन सकती थी। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं। करण तुरंत सीधा हो बैठा। भले ही उस पर जुल्म हुआ था, वो बोल नहीं सकता था। कबीर, जिसने सैकड़ों बार लौटने के बाद भी करण पर एक नजर नहीं डाली थी, ने तुरंत अपनी किताब से सिर उठाया। वापस आ गई। नंदिता सिंह से मिली? निशा ने बार बार सिर हिलाया। मिल गई। नंदिता दीदी बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल मेरी टाइप है। भले ही वो ठंडी और नाखुश दिखती है, वो मुझे बहुत सुरक्षित महसूस कराती है। कबीर, उसके कहने में कुछ गलत नहीं लगता, लेकिन उसे ऐसा क्यों लगता है कि ये उसे असुरक्षित बनाता है? निशा के कहने के बाद उसने तुरंत करण की तरफ गुस्से से देखा। करण, तुम बहुत अधीर हो। अब मल्होत्रा प्रोडक्शंस के साथ मेरे हस्ताक्षर की घोषणा क्यों कर रहे हो? करण ने अपनी चतुराई दिखाने के अंदाज में कहा, बेशक, तुम्हारी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए। देखो अब तुम कितनी मशहूर हो। सब तुम्हारी बात कर रहे हैं। निशा ने हंसते हुए उसकी तरफ आंखें घुमाई। अगर कबीर ने बचाव न किया होता तो हम दोनों को व्यभिचारी कहा जाता। ठीक है? ये सुनते ही करण ने आखिरकार थोड़ा गिल दिखाया और बड़बड़ाया, उन्हें गाली देने दो, कल सच सामने आ जाएगा। उसने अनुमान लगाया था कि नेटिजन्स उसकी आलोचना करेंगे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि आलोचना इतनी कठोर होगी या यहां तक कि इतनी दूर तक जाएगी। उसके भाई का चेहरा वो टिप्पणियां देखकर हरा हो गया था। तुम अब वेब पर कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा कर सकते हो, कबीर ने याद दिलाया। ठीक है, मैं अभी भेजता हूं। निशा के वेब पर पोस्ट करने के बाद करण ने जल्दी से रीट्वीट किया और थोड़ी देर बाद नंदिता सिंह ने भी रीट्वीट किया। इतने में फोन की स्क्रीन चमकी और एक कॉल आई। कॉलर आईडी पर राजवीर सिंह दिखा। हेलो गाइस, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए जियो स्टोरी टीवी।